Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के विज्ञान विषय का पार्ट 5 कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। और आज की क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रत्येक कोशिका में कुछ घटक पाए जाते हैं जिनके कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं, ठीक है। और उन घटकों को हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। उन घटकों को क्या बोलते हैं? कोशिकांग। प्रत्येक पादप व जंतु कोशिका में 3 मुख्य घटक जरूर पाए जाएंगे, चाहे पादप कोशिका है चाहे जंतु कोशिका है, उसमें क्या है 3 मुख्य घटक पाए जाएंगे। पहला है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ये हर पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में मिलेगी। दूसरा है केंद्रक और तीसरा क्या है? कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। केंद्रक हो गया न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? कोशिकांग। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग है, हर एक का अपना अपना कार्य है, ऐसे प्रत्येक कोशिका में भी कुछ विशेष घटक है जिनके अपने अपने कार्य है, अपने अपने विशिष्ट कार्य है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। अब कोशिकांग में सबसे पहला जो है हमारे पास बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली। अब क्या है प्लाज्मा झिल्ली? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के विभिन्न घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर, चाहे वो पादप कोशिका है चाहे जंतु कोशिका है, उसके बाहर की उसकी एक बाहरी परत जो कोशिका के विभिन्न घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम में दिखा भी देता हूं कि कौन सी है प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ नीचे एक डायग्राम है आपके सामने, देखिए। ये पहला है प्लांट सेल। प्लांट सेल में आप देख रहे हैं ये रहा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो देखिएगा ये क्या है? बाहर की तरफ है प्लाज्मा झिल्ली, और ये सारे क्या है? विभिन्न कोशिकांग है। तो यह कोशिकांग जो है इनको क्या है? बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है? हमारे पास ये पादप कोशिका में है। इसी तरह से नीचे जो डायग्राम है वो किसका है? जंतु कोशिका का। इसमें ये रही सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? हमारी प्लाज्मा झिल्ली, इसे कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। तो यह पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, और यह कोशिका की बाहरी परत है, बाहर की तरफ है। और ये क्या कर रही है? हमारे पास कोशिका के विभिन्न घटकों को, यानी कि विभिन्न कोशिकांगों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। अब एक क्वेश्चन आता है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? अब पारगम्य का मतलब क्या है? जो पार होने देना, यानी कि अपने आर पार आने देना। तो कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है, इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए बोलते हैं कि यह केवल कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने देगी या कोशिका से बाहर जाने देती है। तो कोशिका झिल्ली कुछ विशेष पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। नेक्स्ट हमारे पास एक आपने टर्म पढ़ी थी विसरण, और एक है परासरण। अब विसरण क्या होता है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। जब किसी पदार्थ के कण या किसी पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर अपने आप से ही गमन करते हैं, हमें उनके लिए कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कोई बल नहीं लगाना पड़ रहा, अपने आप से ही गमन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण, ठीक है। किसी पदार्थ के कण अपनी उच्च सांद्रता वाले स्थान से, उच्च सांद्रता मीन जहां पर उनकी मात्रा ज्यादा है वहां से मूव करेंगे, निम्न सांद्रता वाले स्थान की तरफ जहां पर उनकी मात्रा कम है वहां की तरफ जाएंगे, अपने आप से गमन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण। अब जैसे उदाहरण देखिएगा, यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है, और सपोज कीजिए ये क्या हो गया? इसका सारा बाहरी पर्यावरण। मान लो कोशिका के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और बाहर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यदि कोशिका के अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है? कम है, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के अणु कोशिका के अंदर से कहां जाएंगे? बाहर की तरफ जाएंगे, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण। सेम वे से ये कोशिका है। अब मान लो ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस के अणुओं की, तो ये कहता हूं कि ऑक्सीजन गैस की सांद्रता मान लो कोशिका के अंदर क्या है? वो तो कम है, और बाहर क्या है? अधिक है।
तो जहां पर अधिक सांद्रता होगी वहां से उस पदार्थ के कण या उस पदार्थ के अणु यानी कि ऑक्सीजन के अणु बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब गैसों का आदान प्रदान कैसे हुआ है हमारे पास? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो विसरण है क्या? एक बार दोबारा बताता हूं। जब किसी पदार्थ के कण या पदार्थ के अणु अपनी उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर अपने आप से ही गमन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट है परासरण। परासरण क्या है? एक स्पेशल कैटेगरी है विसरण की। उसमें तो क्या था, विसरण के अंदर किसी भी पदार्थ के कण या किसी भी पदार्थ के अणु जा रहे थे, लेकिन परासरण के अंदर सिर्फ फिक्स है कि केवल जल के अणुओं की गति होगी। तो जल के अणुओं की गति होगी और किस में से होगी? कोशिका के अंदर पाई जाने वाली प्लाज्मा झिल्ली में से। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्यों कहा था? मैंने वहां पर बताया भी था, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली क्या है? कुछ पदार्थ के कणों को ही अपने अंदर से बाहर आने या जाने देती है। तो उसको ही, इस वजह से इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। ठीक है, और इसी वजह से प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोला था? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो परासरण में क्या होगा? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली में से केवल जल के अणु जो हैं वही बाहर जाएंगे, और यदि वही अंदर आएंगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परासरण। तो इसके लिए दो आवश्यकताएं हैं। एक तो क्या है? जल के अणुओं की गति होगी, और दूसरा क्या होगा? यह प्रक्रिया परासरण किसकी वजह से होगा? प्लाज्मा झिल्ली के कारण। तो देखिएगा, जब किसी कोशिका में से जल के अणु, अब किसी पदार्थ के अणु की वजह मैं क्या बोल रहा हूं? जल के अणु। जब किसी कोशिका में से जल के अणु उच्च सांद्रता वाले स्थान से अपनी निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर प्लाज्मा झिल्ली में से होकर जाते हैं या प्लाज्मा झिल्ली में से गुजर कर जाते हैं, यानी कि जल के अणुओं ने जाना है, प्लाज्मा झिल्ली में से होकर जाना है, और कहाँ जाना है? अपनी उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की तरफ जाना है। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परासरण। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परासरण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब इसके कुछ उदाहरण ले रहा हूं। अब इस उदाहरण को बताने से पहले मैं आपको एक टर्म बताने जा रहा हूं जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ी है या पढ़ोगे। वो टर्म क्या है? विलयन। वो टर्म क्या है? विलयन। विलयन, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब जैसे हमने जल का एक गिलास लिया, उसमें एक चम्मच नमक को डिजोल्व कर दिया, नमक को घोल दिया, तो वो क्या बन जाता है? विलयन। तो उसमें दो पदार्थ है, एक नमक है, ठीक है, और दूसरा क्या है? जल। तो जिस पदार्थ को घोलते हैं, याद रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं? विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। और जिसमें घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक। और इन दोनों को मिला दो, विलेय और विलायक दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? विलयन। तो विलयन कैसे बना है? विलेय प्लस विलायक। तो ध्यान दीजिएगा, विलयन क्या है? एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा समांगी मिश्रण है जिसमें दो पदार्थ मिले हैं। एक क्या है? विलेय, दूसरा क्या है? विलायक। जिस पदार्थ को घोला जाता है वो क्या होता है? विलेय, और जिसमें घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक। अब सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वो हमारे पास दो प्रकार का है। जब बात करते हैं सांद्रता, इसका मतलब विलय की मात्रा। विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार का है, एक है तनु विलयन, दूसरा क्या है? सांद्र विलयन। तनु विलयन को बोलते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन और सांद्र विलयन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तनु विलयन क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो विलय की मात्रा कम, तो हम जानते हैं विलयन में दो चीजें थी, यदि ये कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? दूसरी ज्यादा। तो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है, और एक ऐसे कैसे विलाय क्या होगा? जल। तो जल की मात्रा अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? तनु विलयन। अब दूसरा है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा? वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? विलायक की मात्रा क्या होगी? कम। और विलायक यहाँ क्या लेके चलना है? जल। तनु और सांद्र के केस में याद रखिएगा, विलायक क्या लेके चलना है? जल। तो यदि विलय पदार्थ की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक है तो वैसा विलयन को क्या बोलते हैं? तनु विलयन, जिसे क्या बोलते हैं? डिल्यूट सॉल्यूशन। और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा है, अर्थात विलायक यानी कि जल की मात्रा कम है, तो उसे क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन, जिसे क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास डिल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहां मैं कुछ केसेस दूंगा। पहला केस, जब किसी कोशिका को तनु विलयन में रखा जाता है। अब देखिएगा, तनु विलयन, जैसा मैंने ऊपर बताया, तनु विलयन का मतलब क्या है? हमारे पास एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक यानी कि जल की मात्रा अधिक है और विलय पदार्थ की मात्रा कम है। तो देखिएगा उस केस में क्या होगा। मान लो एक बीकर है,
इस बीकर के अंदर हमने ये कोशिका रख दी और ये कोशिका की बाहरी परत है जिसे मैंने क्या बोला है, प्लाज्मा झिल्ली। अब मैंने इसे किस में रखा है, किसी तनु विलयन में। आप जानते हैं तनु विलयन का मतलब क्या है, जिसमें जल की मात्रा अधिक है, विलायक जल की मात्रा अधिक है और विलय की मात्रा कम, और कोशिका के अंदर भी जल होता है कोशिका द्रव्य में। तो उस समय में होगा क्या, जल के अणुओं की सांद्रता अधिक कहां पर है, तनु विलयन में। तो वह क्या करेंगे, जल के अणु प्लाज्मा झिल्ली में से होकर कोशिका के अंदर जाते हैं, और जब जल के अणु कोशिका के अंदर जाएंगे तो उस समय में क्या होगा, कोशिका फूल जाती है। ठीक है, तो ये क्या चीज हुआ है यहां पर, परासरण। ठीक है, तो तनु विलयन मतलब विलायक जल की मात्रा अधिक। तो जल की सांद्रता अधिक है बाहर, तो बाहर से जल कहां जाएगा, अंदर जाएगा। कहां से होके जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली में से होके। ये कहते हैं हमारे पास प्लाज्मा झिल्ली थी, बाहरी परत। अब दूसरा केस, जब किसी कोशिका को सांद्र विलयन में रखा जाता है। आप जरा देखिएगा, सांद्र विलयन में रखा, ये मैं डायग्राम से बताता हूं। सांद्र विलयन मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें विलायक यानी कि जल की मात्रा क्या है, कम है, और उस समय में कोशिका के अंदर जल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली में से होकर जल के अणु क्या होंगे, कोशिका के अंदर से कहां जाएंगे, बाहर जाते हैं, और इसकी वजह से कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी कोशिका को तनु विलयन में रखा है तो उस समय जल के अणु बाहर से कोशिका के अंदर जाएंगे, कोशिका फूल जाती है। और जब किसी कोशिका को सांद्र विलयन में रखा है तो उस समय में क्या है, बाहर जल की मात्रा कम है, तो जल के अणुओं की मात्रा कम है, तो उस समय में जल के अणु कोशिका के अंदर से बाहर जाएंगे और कोशिका सिकुड़ जाएगी। अब तीसरा केस, जब किसी कोशिका को किसी ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता के बिल्कुल बराबर है, यानी कि विलयन में भी जल की सांद्रता और कोशिका के अंदर भी जल के अणुओं की सांद्रता यानी कि उनकी मात्रा ले लें, यदि दोनों बराबर होंगे तो बताइए क्या कोशिका के अंदर जल जाएगा या कोशिका के बाहर जल जाएगा। रिप्लाई की वेट कर रहा हूं मैं, वेटिंग फॉर रिप्लाईज। तो ऐसे केस में ना तो कोशिका के अंदर से जल बाहर जाएगा और ना ही कोशिका के बाहर से अंदर जल जाएगा। इसका मतलब कोशिका के अंदर जल प्रवेश नहीं करेगा, ना ही कोशिका से जल बाहर निकलेगा। इसका मतलब कोशिका आकार वही का वही रहेगा, ना ही कोशिका फूलेगी, ना ही कोशिका सिकुड़ेगी, यानी कि कोशिका आकार एक समान रहेगा। तो ये तीन मेन केस है कि कोशिका को तनु विलयन में रखना, कोशिका को सांद्र विलयन में रखना और कोशिका को ऐसे विलयन में रखना जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जल के अणुओं की सांद्रता के बिल्कुल बराबर है। अब सांद्रता के अनुसार विलयन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक है समपराश्री विलयन, दूसरा है अल्पपराश्री विलयन, तीसरा है अतिपराश्री विलयन। और आपने विलयन तो पढ़ा ही है। विलयन क्या होता है, जिसमें दो पदार्थ मिले हैं, विलायक या विलय, विलायक और विलय। अब मान लो मैं कहता हूं विलायक जल है, ठीक है, तो ऐसा विलयन कौन सा होगा, जलीय विलयन। तो जो सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार है, तो हमें इसमें किस किस सांद्रता देखनी है, ध्यान दीजिएगा, विलेय पदार्थ की सांद्रता। तो ध्यान दीजिएगा, जब आता है समपराशरी, सम का मतलब इक्वल यानी कि बराबर, इसका मतलब विलय पदार्थ की मात्रा बराबर, किसके साथ, कोशिका के साथ कंपैरिजन करना है विलयन का। तो वह विलयन जिसमें अब विलय की मात्रा बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, विलायक की मात्रा भी बराबर होगी। तो वह विलयन जिसमें विलायक या जल की सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित जल की सांद्रता के बिल्कुल बराबर है, यानी कि कोशिका के बाहर भी और कोशिका के अंदर, कोशिका के बाहर जो विलयन है उसमें और कोशिका के अंदर जो जल है, उन दोनों की सांद्रता यदि बराबर है तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, समपराश्री विलयन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो हमने ऊपर तीसरा केस पढ़ा था, ये वाला, ये तीसरा केस जो था, ये किस प्रकार के विलयन का केस था, समपराश्री विलयन का।
आप दूसरा देखें, दूसरा विलेन है अल्पपराश्रयी विलेन। अल्प का मतलब होता है कम, तो अल्पपराश्रयी विलेन क्या होगा? वह विलेन जिसमें विलय की मात्रा कम है। अब आपके पास ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं विलेन के अंदर दो चीजें हैं, एक है विलायक, दूसरा क्या है विलय। अल्प का मतलब कम, यानी कि विलय की मात्रा कम। तो यदि विलय की मात्रा कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? विलायक की मात्रा ज्यादा। और विलायक कौन सा है? जल। तो देखिएगा, वह विलेन जिसमें विलायक जल की सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित जल की सांद्रता से अधिक होती है। क्लियर हो गया? तो ऐसे विलेन को हम क्या बोलते हैं? अल्पपराश्रयी विलेन, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो हमने ऊपर 3 केस पढ़े थे, तो उसमें जो पहले वाला केस था ये वाला, तो ये फर्स्ट वाला केस जो है ये किसका है? अल्पपराश्रयी विलेन। ठीक है, यहां पर जल की सांद्रता बाहर आ रही थी, इसलिए जल के अणु क्या हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली में से होकर कोशिका के अंदर जाते हैं और कोशिका फूल जाती है। अब तीसरा विलेन है अतिपराश्रयी विलेन। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो अतिपराश्रयी विलेन क्या होगा? यानी कि विलय की मात्रा ज्यादा। तो आप जानते हैं विलेन में तो 2 ही चीजें थी, एक विलायक और दूसरा विलय। यदि विलय की मात्रा ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा? विलायक की मात्रा कम। तो वह विलेन जिसमें विलायक यानी कि जल की सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित जल की सांद्रता से कम होती है, यानी कि विलेन में जल की सांद्रता कम है, तो ऐसे विलेन को क्या बोलते हैं? अतिपराश्रयी विलेन। और आपने जो ऊपर 3 केस पढ़े थे उसमें जो सेकंड वाला केस था वो कौन सा था? हमारे पास अतिपराश्रयी विलेन का था। आप देख सकते हैं, तो बाहर जल के अणुओं की सांद्रता कम है, इसी वजह से जल के अणु कोशिका झिल्ली में से होकर कहाँ आते हैं? बाहर आ जाते हैं और कोशिका सिकुड़ जाती है। तो ये कौन सा विलेन था? अतिपराश्रयी विलेन। क्लियर? समपराश्रयी विलेन, सम मीन बराबर, विलय की मात्रा कोशिका के अंदर बराबर। जब विलय बराबर है तो विलायक भी बराबर होगा, यानी कि बाहर भी जल के अणुओं की सांद्रता और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता बराबर होगी। अल्पपराश्रयी का मतलब कम होना, किसका? विलय का कम। तो विलय कम होगा यानी कि विलायक ज्यादा होगा, तो इसमें बाहर जल की सांद्रता अधिक होगी विलेन के अंदर। ठीक है, और अतिपराश्रयी विलेन में क्या होगा? विलेन में विलय की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। विलय की मात्रा ज्यादा यानी कि विलायक की मात्रा क्या होगी? कम। विलायक कौन सा है? जल। तो यानी कि जल की सांद्रता विलेन में कम होगी, किसके मुकाबले में? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जल से। और ऐसे विलेन को हम क्या बोलते हैं? अतिपराश्रयी विलेन का एक दूसरा नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। सबसे पहली बात, यह 2 कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से अलग रखती है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये पहले वाले की प्लाज्मा झिल्ली है, अब ये दूसरे वाले की प्लाज्मा झिल्ली है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कोशिका के अंदर जो होता है वो क्या है? कोशिका द्रव्य। ये भी क्या है? कोशिका द्रव्य। तो क्या इस प्लाज्मा झिल्ली ने और इस प्लाज्मा झिल्ली ने दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से मिलने दिया? नहीं दिया। इसका मतलब यह प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? 2 कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से अलग रखती है। तो ये पहली कोशिका, मान लो ये कोशिका द्रव्य है दूसरे वाले का, और ये क्या है? पहले वाले का है, अंदर वाला। और बाहर वाली झिल्ली कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? 2 कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से अलग रखती है। दूसरी बात, यह झिल्ली पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में मिलेगी और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। तीसरी बात, यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, लिपिड क्या होता है? फैट्स यानी कि वसा के अणु। और चौथा पॉइंट क्या है? यह लचीली होती है, यानी कि इसे मोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये तो प्लाज्मा झिल्ली के गुण थे। अब आता है प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। इसके कार्य क्या है? पहला पॉइंट, यह कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। ठीक है, कोशिका को एक शेप देगी। कौन देगी? प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा क्या है? यह कोशिका के अंदर और बाहर जल के अणुओं के गमन को नियंत्रित करती है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली में से होकर ही जल के अणु या तो कोशिका के अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं। यदि प्लाज्मा झिल्ली ना हो तो कोशिका के अंदर से जल के अणुओं की गति को प्रॉपर नहीं हो पाएगी या फिर बिल्कुल होगी ही नहीं।
तो प्लाज्मा झिल्ली ही क्या करती है, कोशिका के अंदर या बाहर जल के अणुओं के गमन को नियंत्रित करती है और यही डिसाइड करती है कि जल के अणु अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे। और प्लाज्मा झिल्ली को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के अंदर जल के अणुओं को अंदर या बाहर आने जाने देती है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। और ये कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के कार्य है। ये था हमारे पास, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम है। आप देख सकते हैं प्लांट सेल, ये ऊपर वाला डायग्राम जो पहले वाला है ये क्या है, प्लांट सेल का जो सामने दिख रहा है। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका। और आप देख रहे हैं इसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। इसका दूसरा नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। और नीचे ये है एनिमल सेल है, ये जो दिख रही है एनिमल सेल, जंतु कोशिका। इसमें भी दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली है। ये कौन सी है, जंतु कोशिका। तो ये था हमारे पास प्लाज्मा झिल्ली का टॉपिक। नेक्स्ट है अब हमारे पास कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसे, सेल वॉल। और ध्यान दीजिएगा ये केवल पादप कोशिका में मिलेगी, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यह केवल पादप कोशिका में ही मिलती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट देखिएगा, यह पादप कोशिका के सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है। इसका मतलब सबसे बाहर होगी कोशिका भित्ति, उसके अंदर होगी प्लाज्मा झिल्ली। देखिएगा प्लांट सेल में देखिएगा आपके सामने, ये थी हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली ये लाइन है, आप देख रहे हैं ये वाली लाइन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। और इसके बाहर ये जो डार्क डार्क दिख रही है ये क्या है, हमारी सेल वॉल, और इसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो इसका मतलब क्या है, पादप कोशिका में दो लेयर हैं। बाहर वाली परत जो है वो कौन सी है, कोशिका भित्ति है, और उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। जबकि जंतु कोशिका में, नीचे जंतु कोशिका है, उसमें सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली ही है, उसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं है। बाहर वाली एक ही है, वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या है, यह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। यह पादप कोशिका की सबसे बाहर वाली परत है, सबसे बाहर वाली झिल्ली होती है। यह बहुत सरल और मजबूत होती है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, एक बहुत ही मजबूत मटेरियल है, यह सेलुलोज की बनी होती है। और इसका कार्य क्या है मेन, कि ये कोशिका भित्ति क्या करेगी, यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है और कोशिका को संरचना प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली है वो तो कोशिका को आकार देती है, और यह क्या है, कोशिका को संरचना देती है, ठीक है। अब कुछ विशेष परिस्थितियां ले रहा हूं। पहली परिस्थिति, जब किसी पादप कोशिका को एक अति प्रासरी विलयन में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने पीछे अति प्रासरी, अल्पप्रासरी पढ़ा, अब मैं बात कर रहा हूं पादप कोशिका है, उसको मैंने किस में रखा है, एक अति प्रासरी विलयन। ये एक पादप कोशिका है, मान लो ये तो क्या थी, हमारी प्लाज्मा झिल्ली। अभी आप जानते हैं अति प्रासरी विलयन मीन एक ऐसा विलयन, अति मीन ज्यादा, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। विलय की मात्रा ज्यादा है यानी कि विलायक जल की मात्रा क्या है, कम है। तो उस समय में क्या होगा, ये क्या था, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में से जल के अणु इस प्लाज्मा झिल्ली में से होकर कहां आएंगे, विलयन के अंदर आते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसके अंदर का ये कोशिका द्रव्य है, ये सारा जो अंदर वाला है ये क्या है, सिकुड़ जाता है। और प्लाज्मा झिल्ली है वो भी अंदर की तरफ चली जाती है, लेकिन वो भी सिकुड़ जाती है, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली में से जल के अणु कोशिका द्रव्य में से होकर बाहर आ जाएंगे, विलयन के अंदर आ जाएंगे, जिससे कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है और प्लाज्मा झिल्ली भी सिकुड़ जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, जीव द्रव्य कुंचन क्या है। जब किसी पादप कोशिका को एक अति प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो उस समय में जल के अणु कोशिका द्रव्य में से होकर विलयन के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली सिकुड़ जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति वहीं की वहीं रहती है। कोशिका भित्ति में कोई चेंज नहीं आता, कोशिका भित्ति की पोजीशन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता।
दूसरा केस, जब किसी पादप कोशिका को एक अलग पराश्री विलयन में रखा जाता है। अब की बार हम पादप कोशिकाओं को कहां रख रहे हैं? एक अलग पराश्री विलयन। ये हमारे पास पादप कोशिका है, ये झिल्ली होगी प्लाज्मा झिल्ली, और ये बाहर वाली कौन सी है हमारे पास? कोशिका भित्ति। अब की बार मैंने इसे किस में रखा है? पादप कोशिका को अल्प पराश्री विलयन। अल्प पराश्री विलयन का मतलब जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम है। विलय पदार्थ की मात्रा कम है यानी कि विलायक यानी कि जल की मात्रा क्या है? अधिक है। तो उस समय में क्या होगा? जल के अणु प्लाज्मा झिल्ली में से होकर कोशिका के अंदर जाते हैं, जिससे क्या होगा? हमारे पास कोशिका फूल जाती है, और जब कोशिका फूलेगी तो वो क्या करेगी? प्लाज्मा झिल्ली पर दबाव डालेगी, और प्लाज्मा झिल्ली जो बाहर की लेयर कोशिका भित्ति है उसके ऊपर दबाव डालती है। तो ऐसे केस में क्या लगता है कि कोशिका फट जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर जल के अणुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में लगता है कि कोशिका फट जाएगी, लेकिन उस परिस्थिति में जो यह कोशिका भित्ति है, बाहर वाली लेयर जो है कोशिका भित्ति, यह क्या करती है? कोशिका भित्ति यह समान मात्रा में दबाव अंदर की ओर लगाती है। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य बाहर की ओर दबाव लगाते हैं, और कोशिका भित्ति जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली झिल्ली है, वह क्या करते हैं? अंदर की ओर समान मात्रा में दबाव लगाती है, जिससे कोशिका को फटने से बचा देती है। ठीक है, तो इसी वजह से कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में माध्यम परिवर्तन को पादप कोशिका को माध्यम परिवर्तन को सहन करने की क्षमता प्रदान करती है, कि पादप कोशिका को किसी माध्यम में रहती कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्षमता प्रदान करती है, और वो पादप कोशिका को फटने से बचाती है। एंड दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया है। इन केस यदि कहीं कोई डाउट है तो आप चैट में लिख के भेज सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.